नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद डायरीज़ में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको राजसमंद जिले भर के अलग अलग संस्थानों से रूबरू करवाएं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उस संस्थान से जुड़े हुए हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए। वो संस्थान अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं ताकि आपको चयन में थोड़ी आसानी रहे। उसी कड़ी में आज हमारी शुरुआत हो रही है राजसमंद के एक ऐसे विद्यालय से, एक ऐसे स्कूल से जो बड़े ही कम समय में एजुकेशन का एक बड़ा हब बन गया है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गया है और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स और कल्चरल इन एक्टिविटीज़ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है ये राजसमंद जिले भर में। जी हाँ, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आज दी क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी स्कूल से। 2007 में नाथद्वारा से शुरू होने वाला विद्यालय 2009 में राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में करजिया घाटी के पास वहाँ पर स्थानांतरित हुआ। एक बड़ी बिल्डिंग में अभी ये संचालित हो रहा है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विद्यालय के कैंपस, यहाँ की क्लासें और नन्हे मुन्ने बच्चे, सीनियर क्लासेस, उनकी किताबों से तमाम जानकारियाँ बटोर कर उसके साथ साथ उन दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे और यहाँ के डायरेक्टर साहब से बात करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी में क्रिएटिव क्या है। चलिए मिलते हैं सबसे। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू सीबीआई। मैं हेमेंद्र हूँ राजसमंद एक्सप्रेस से और मुझे सर से, डायरेक्टर सर से मिलना था। मेरी बात हो चुकी है वैसे। लेट मी स्पीक टू। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, ठीक, थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि राजसमंद डायरीज़ का हम जो ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कार्यक्रम का, उसको हम सीबीए से शुरू कर रहे हैं। आपका भी सीबीए में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं सबसे पहले पहला सवाल ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो जानकारी मेरे को मिली है, पहले 2 साल आपने नाथद्वारा इस विद्यालय को संचालित किया, फिर वहाँ से हम यहाँ के लिए शिफ्ट हुए। तो ये विद्यालय शुरू करना है, हालांकि इसका नाम भी थोड़ा क्रिएटिव है, मैं उस पर आऊँगा, मगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये आपको कब लगा कि हाँ, मेरे को अब एक ऐसा विद्यालय मेरे को इस प्रकार से इस ज़िले में शुरू करना है या मुझे इससे जुड़ना है। हेमेंद्र जी, हम लोग स्कूल हमने 2007 में एस्टेब्लिश किया था। उसके पहले एक लंबा एक्सपीरियंस हमारा कोचिंग क्लासेस का रहा है और इनिशियली हमने कोचिंग से ही शुरुआत की थी। उस समय पर हम क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ जो हमारे आर्ट्स वाला पार्ट है उस तरफ वाइफ का काफ़ी होल्ड रहा था और मेरा साइंस वाले पार्ट की तरफ काफ़ी होल्ड रहा था। और नाथद्वारा में शिवहरी ट्यूशन्स जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो इनिशियली लोगों के बीच में फेमस हो गया था ऐसा कि शिवहरी सर पढ़ाते हैं, शिवहरी सर पढ़ाते हैं। तो वो शिवहरी ट्यूशन्स और कंप्यूटर्स इसी तरह से चलता था वो। और वहाँ हम लोगों ने कुछ चीज़ें पाई कि बच्चों पर कहाँ अटेंशन होना चाहिए। हमने काफ़ी उसमें देखा कि अभी बहुत राजसमंद नाथद्वारा के एजुकेशन में बहुत स्कोप है कि किन किन चीज़ों पर वर्कआउट होना चाहिए, एक्टिविटीज़ का लेवल क्या होना चाहिए, एकेडमिक्स का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। क्योंकि तब एक दौर था जब हमारे यहाँ के बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आना, 70% से पास आउट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते थे। और राजसमंद नाथद्वारा कहीं न कहीं जब हमने चालू किया था 2001 में कोचिंग पढ़ाना, तो हमें ऐसा एहसास हुआ था कि हम तब क्लास टॉपर, सब्जेक्ट टॉपर यहीं तक लिमिटेड थे। और उसके बाद हमने 2001 से 2007 तक हमने कोचिंग क्लासेस को रन आउट किया और वो काफ़ी अच्छा था। लोगों का हमारे पास बहुत रिस्पॉन्स था, बच्चों ने काफ़ी अचीवमेंट्स की। मेरे तब के पढ़ाए हुए बच्चे भी IITian हैं, तब के पढ़ाए हुए बच्चे भी आज मेडिकल में हैं, US में हैं। हमने एक कंपाइल की चीज़ों को कि एकेडमिक्स, कल्चरल एंड कोकरिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और उसके बाद में पर्सनल अटेंशन और फिर करियर गाइडेंस, इनका एक मिंगल अप करके एक ऐसा स्कूल होना चाहिए यहाँ पर जहाँ से बच्चों के लिए सफलता स्कूल के साथ भी और सफलता स्कूल के बाद भी बनी रहे। और फिर वो विचार हम लोगों के बीच में 2006 के अराउंड में और शीतल मैम हम लोग डिस्कस करते थे इस चीज़ पर और अल्टीमेटली फिर ये CBA क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी के नाम से ये बीज निकल कर आया हमारे दिमाग में। और फिर हमने इसे नाथद्वारा के रेंटल बिल्डिंग में स्टार्ट किया और हमारा उस समय मोटिव भी यही था कि हमारा नाथद्वारा, हमारा राजसमंद क्यों न सीकर कोटा के बराबर कभी न कभी आकर खड़ा हो, क्यों न उदयपुर के बराबर आकर खड़ा हो, क्यों न वो फैसिलिटीज़, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एकेडमिक्स, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
जो सिटी के बच्चों को इजीली प्रोवाइड हो रही है वह हमारे यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड हो, और हमारे यहाँ के बच्चे उनसे किसी भी एंगल पर कहीं भी किसी भी पैरामीटर पर उनसे पीछे ना हो। इसलिए हमने CBA की स्थापना की और शुरुआत की। आइए मैं आपको उसका कुछ प्रैक्टिकल रूप भी दिखा देता हूँ। ये हमारा जूनियर विंग है, किंडर विंग। हमने इसको कोशिश की इस तरह से डिज़ाइन और इसका डेकोरेशन या फिर इस पे जो वॉल पेंटिंग्स है वो इस तरह से करवाने की कि बच्चे पढ़ाई को स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में रहें और वो कनेक्ट कर पाएँ अपने उन कार्टून से जो वो टीवी में देखते हैं, और थोड़ा उनको हैप्पी एटमॉस्फेयर फील हो, खुश हो इन सब चीज़ों को देखकर। हालांकि काफ़ी स्कूलों में वैसे मैं इन दिनों वॉल पेंटिंग्स ये देखता हूँ, मगर यहाँ एक चीज़ मेरे को, क्योंकि हम आप और हम जिस दौर में बड़े हुए हैं वहाँ हमारी हैबिट रही है कि क्लास 7th A B C D, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जैसे ये है मैरी गोल्ड, लिली, ट्यूलिप, रोज़, ये क्लासेस के नाम, ये थोड़ा मेरे को भी आज थोड़ा सा अट्रैक्शन का पॉइंट लगा। इसके पीछे क्या थोड़ रही? वही क्रिएटिविटी वाली बात है कि मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शंस के नाम तो यूजुअली देते ही हैं, 3rd A से बच्चा, LKG A B C, थोड़ा बच्चों को फील होना चाहिए क्योंकि बच्चे फूल के जैसे होते हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को ऐसा रखा, सभी स्कूल्स अपने हिसाब से सेक्शंस के नाम रखते हैं, हमने हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि बच्चे फूल के जैसे होते हैं और उन्हें एहसास रहे, टीचर्स को एहसास रहे, वो फील रहे, इसलिए हमने रोज़, मैरीगोल्ड, और उन्हें उतना ही कोमलता से सहज कर हम आगे ग्रो करें। तो हमने रोज़, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, लिली, इस तरह के सेक्शंस रखे हैं। हालांकि आपके ये रोज और लिली और इन लोगों की क्लासेस में शायद अभी थोड़ा सा वक्त है, मगर जो ये फूल अब थोड़े बड़े हो चुके हैं और जो 9वीं से लेकर 12वीं 9 to 12 पढ़ रहे हैं उनकी क्लासेस तो खुल चुकी है, तो क्यों एक क्लास उसका भी जायजा लेते हैं कि वहाँ आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं। और मेरा जो एक बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कोरोना को प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ा सा जो चीज़ें आ रही है वो आप कैसे देखते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी सीनियर क्लासेज है जो अभी इस 1 तारीख से शुरू हुई है 9वीं से 12वीं तक, तो इनका भी थोड़ा जायजा लेते हैं। ये सैनिटाइजेशन की ये व्यवस्था रहेगी क्लास के बाहर। हाँ। क्लास में आप एंटर हो रहे हो तो यहाँ से आपको अंदर भी आपने सैनिटाइजर ये रख रखा है। हाँ, वो उसके पीछे उद्देश्य है कि बाय द वे बच्चों के कहीं कोई कनेक्शन हो जाए, हैंड टच हो जाए, या उन्हें कभी कोई ऐसा फीलिंग हो तो वो पुनः यहाँ पे भी सैनिटाइज़र यूज़ कर सकें। सपोज़ कभी कभी बच्चे हैंड वॉश करके आते हैं, या उन्होंने किसी बाहर जैसे लंच करके बाहर गए, हैंड वॉश करके आए, टीचर को कहीं पर कोई डाउट हो, तो दोनों जगह व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चे कंफर्टेबल रहें सैनिटाइजेशन से। सिटिंग का पैटर्न क्या है अभी इन दिनों में? सिटिंग का पैटर्न ये है कि हमने ज़्यादातर क्लासेस में सिंगल सिटिंग फर्नीचर यूज़ किया है और हम उसी को यूज़ करेंगे। मसलन अगर हमें और 6 to 8 खुलेगी और इस तरह से फर्नीचर यूज़ करना पड़ा तो हम लोग इसको एक तरह से डायगनली बच्चों को सेट करेंगे कि एक बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, सेकंड बच्चा इधर बैठेगा, थर्ड बच्चा उधर बैठेगा। सो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं हो और वो डायगोनल सिटिंग हो उनके साथ में। एक टेबल पर एक बच्चा बैठेगा लेकिन वो भी एक तरह से डायगनली होगा, तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो। इवन हम बच्चों को इस बात के लिए भी अवेयर कर रहे हैं कि उन्हें फूड है, वाटर बॉटल है, उनके साथ कैरी करने वाले जो अदर आर्टिकल्स हैं, पेन पेंसिल वगैरह, जो भी उनको करना है, यूजुअली जो जनरल रेगुलर क्लासेस में वो शेयर करते हैं वो शेयर न करें। मास्किंग पे प्रॉपर मॉनिटरिंग है हमारी। जब बच्चे बसेस से उतरेंगे, जब बच्चे बस में चढ़ेंगे तब उस वक्त भी उनका टेम्परेचर मेज़र किया जाएगा और वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन होगा। कोविड गाइडलाइन की आपने बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मेरे को भी पूछनी भी थी, मगर उससे पहले हम आपका ये क्लासरूम स्ट्रक्चर ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लासरूम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अब नए किस्म के क्लासरूम्स हैं जी, जो कि इंस्टीट्यूशंस को अब एडॉप्ट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अब केवल बोर्ड एजुकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट, बुक एजुकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट, वी आर हैविंग 3D क्लासरूम्स ऑल्सो, 3D प्रोजेक्टर्स ऑल्सो हियर। और अब एक कंबाइंड एजुकेशन का एक सिस्टम आया है, क्योंकि आप बोर्ड को रिमूव नहीं कर सकते, मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन को आप हटा नहीं सकते और टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते। और जो हमारा मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रहा है यूजुअली, टीचिंग का जो मोड ऑफ टीचिंग है, उसका इनको मिक्स कर हमें एक मेथडोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो अब हमारा टीचर यहाँ पर बोर्ड पर जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी उससे करता है, बच्चा बुक को भी यूज़ करता है, कॉपीज़ भी यूज़ करता है, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी एनिमेटेड कंटेंट हैं, जो भी 3D कंटेंट हैं, जो भी उसका विज़न क्लियर कर सके। क्योंकि LSRW ये 4 स्किल्स है, लर्निंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये LSRW, इन 4 स्किल से बच्चा सीखता है।
तो जो ऑडियो विजुअल थिंग्स है उनसे बच्चे के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, और जो बुकिश मेथोडोलॉजी है हमारी, उससे बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, राइटिंग कैपेसिटी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होती है। नहीं, आप ये हमको बता रहे हैं जैसे कि, हालांकि मेरे को बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन लगा कि एक जो हमारा परंपरागत जो एक बोर्ड होता है वो, हालांकि उस वक्त तो इतने खूबसूरत भी नहीं हुआ करते थे, अभी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये बोर्ड भी, उसके साथ आपने टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया है। और ये दो चीज़ें जब हम इस बोर्ड से दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते हैं तब एक ख्याल और जहन में आता है, और जो स्कूलों के लिए तो बहुत ज़्यादा इन दिनों ज़रूरी है, और मैं थोड़ा इनको लेकर थोड़ा सा उत्सुक भी हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन, जो फर्स्ट कोरोना की वेव थी उसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन को यूँ लिया कि चलिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, इस पर जुड़ रहे हैं। जब सेकेंड वेव आई तब हमको लगा कि अब थोड़ा इसके बारे में गंभीर होने की यहाँ आवश्यकता है। तो अब आपको इस पे क्या लगता है कि ये अब हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा होने वाला है, या इसको हमको एक क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, खुले मन से एडॉप्ट करना, ऐसा कुछ हमको करना है, या इससे कुछ दूसरे रास्ते ढूंढने हैं? देखिए, यूजुअली मेरा, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ आपको, तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नाउ न्यू नॉर्मल। ये ठीक वैसे ही है जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का टाइम आया था। यूजुअली होता क्या, जब कोई नई चीज़ आती है ना, तो बहुत जो मैच्योर होते हैं या जिनकी जो ऐसा बोलते हैं कि शायद समय से थोड़ा आगे चलते हैं, वो लोग उसको इन्वेंट कर आपके सामने लाते हैं। धीरे धीरे इनिशियली उसका क्रिटिसिज्म होता है, लोग उसके माइनस पॉइंट ढूंढते हैं, फ़न बनाते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पहले देखना शुरू करते हैं, पर वो कब आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, और जिस दिन वो पार्ट ऑफ लाइफ बनेगा तब आपके लिए वो नेसेसिटी हो जाएगी। मैं जितना अभी नोटिस कर पाया हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नाउ पैरेलल पार्ट ऑफ आवर ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम। ये इंडिया के लिए कोविड की वजह से नया हो सकता है, लेकिन अगर आप एब्रॉड में जाएँ तो आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ पर दिस इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पर होमवर्क बच्चा आप डायरी में नोट नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन में मोड पर, ऑनलाइन ऐप के थ्रू, उनकी वेबसाइट्स के थ्रू, अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू शेयर किए जा रहे हैं। बच्चे की रिपोर्टिंग अब ऑनलाइन मेथोडोलॉजी पे होने लगी है, 5 डेज स्कूल हो गए हैं। तो ये कई सारे बच्चों को और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि जो इनिशिएट हो रहा है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के अंदर, आप उसको सही एंगल से देखें। कदम जो पहले बढ़ाएगा वो पहले सक्सेसफुल होगा। तो काफ़ी चीज़ें आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ अब हमको जुड़ना पड़ेगा, इसको खुले दिल से स्वीकार करने के साथ थोड़ा चीज़ें किस प्रकार से बेहतर हम इसमें बन सकते हैं वो भी आप कह रहे हैं कि हमको बनना ही पड़ेगा। और हालांकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बताया है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, सब कुछ अपडेट हो रहा है। मगर क्योंकि एक 1.5 साल का गैप आ गया था, स्कूल में एक बिल्कुल गतिविधियाँ रुक गई थी, अब नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं। तो इस नए सेशन में अपने बच्चों के लिए स्कूल के एंड से स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए CBA क्या लेकर आ रहा है? उसके लिए मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगा। उसके लिए आपको मेरे साथ कैंपस में जो भी हमने अलग अलग टाइप्स और इंफ्रा डेवलप किया है, आप मेरे साथ वहाँ चलिए, मैं वहीं दिखा पाऊँगा। आइए। जैसे मैं हेमंत जी आपको बताना चाहूँगा, व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज़ लाइक दैट, एज पर माई एजम्पशन, कोडिंग इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले समय में हमें पता नहीं चला कि कब हम मोबाइल हमारे लिए एक अनिवार्य हिस्सा हो गया जीवन का। सो जैसे जैसे समय निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऐप डेवलपमेंट और अपने चाहे छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, या लाइफ के बहुत सारे अदर पार्ट्स में हमको मैनेजमेंट के लिए ऐप को यूज़ करना होगा। तो पैरेलल एजुकेशन के साथ हम चाहते हैं बच्चा जो स्कूल की बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, एग्ज़ाम्स है, उनके साथ पैरेलली जो दूसरी चीज़ सीख रहा है, उसमें उसको ऐप डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए अभी हमने व्हाइट हेड जूनियर से टाइप किया है। आपने नाम सुना होगा शायद, काफ़ी बड़ी ब्रांड है ये। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें हम कोडिंग भी स्कूल के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ करवाएंगे, ताकि वो टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें और अपने साथ आपको बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल कर सकें। एक और हेमेंद्र जी, जैसे हमने इस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का इस साल शुरुआत भी की है कि बच्चे हमारे यहाँ पे 9 to 12 के जो बच्चे हैं, उन्हें अपनी पैरेलल नीट और जेई के लिए बाहर ना जाना पड़े और उनकी तैयारी यहीं शुरू हो जाए। इसलिए अभी हमने नीट और जेई के लिए RJ विज़न बड़ौदा का एक पायनियर इंस्टीट्यूट है, बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है। सैकड़ों नीट में सिलेक्शंस वो काफ़ी सालों से देते हैं, 20 ईयर्स पुराना इंस्टीट्यूट है। और वहाँ यूजुअली आप देखेंगे बड़ौदा के जो नीट के जेई के टॉपर्स हैं वो वहीं से निकलते हैं। तो उनसे भी हमने टाइप किया है, और अब तो ज़माना भी ऑनलाइन एजुकेशन का है, तो बच्चा अपने स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ पैरेलली जो उसके ड्रीम्स हैं कि वो 11th 12th के सिलेबस के साथ
वो कनेक्ट करके तैयारी कर पाएगा। अब उसका एडवांटेज भी ये होगा कि जो सिलेबस में यहाँ चैप्टर्स चल रहे हैं उनको वो डिटेल्ड वर्जन में थ्योरेटिकल पार्ट उसका जो है और बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए वो क्लासरूम स्टडी के साथ करेगा। और पैरेलली डॉक्टर राजीव विजय जो नेट के डायरेक्टर हैं और इंजीनियर जीतू विजय, ये दोनों ब्रदर्स हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा इनका एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि किस तरह से बच्चों को ग्रूम किया जाए। तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन उनका करियर गाइडेंस वो लोग यहाँ पर गाइड भी करने आएंगे, प्लस हमारी और उनकी फैकल्टीज़ एक हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से शेड्यूल किया कि बच्चा अब घर पर रहकर भी तैयारी कर सकता है। साथ ही जैसे कॉमर्स एस्पिरेंट्स हैं जो कॉमर्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th वो परस्यू करेंगे CA फाउंडेशन को, CS के लिए परस्यू करेंगे, उनके लिए भी हमने वी हैव जस्ट अरेंज द सिस्टमेटिक प्रोसेस हियर। और हमारा कॉमर्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा। एंड इवन अभी STSC के अंदर हमारे बच्चे ने स्टेट बोर्ड टॉप किया है। STSC एक एग्ज़ाम होता है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 12th के बाद। तो NTSC STSC जिसमें इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद में उसकी बोर्ड मेरिट भी डिक्लेयर करता है, तो उसमें स्टेट टॉप किया है बच्चे ने और 6 बच्चे मेरिट में थे। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अभी हमने बड़ाला क्लासेस से भी टाई अप किया है कि बच्चों को 11th 12th के फंडामेंटल्स हम यहाँ पर इतने स्ट्रांगली पढ़ाएंगे और टाइम भी उनकी फैकल्टीज़ यहाँ विजिट भी करेगी और आफ्टर 12th सीधा बच्चा यहाँ से CA फाउंडेशन के लिए बेसिक्स के साथ फंडामेंटल्स यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हुए जाएगा। कोशिश करेंगे उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। हेमेंद्र जी, ये स्कूल्स को अभी परमिशन मिली है ओपन होने की और मैं बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि वीरान पड़े ये हमारे बिलियर्ड्स के TT के टेबल्स वापस फिर रोशन चिराग होंगे और बच्चे यहाँ खेलेंगे और वही किलकारियाँ, वही उन्माद, वही खुशी के उनके स्वर यहाँ गूंजेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स भी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, हम मेडल जीतें या हम लोग किसी और जगह पर उसको एनकैश कर पाएँ नहीं कर पाएँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, इट्स अ कॉमन फ्रेज। सो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कहीं न कहीं आपकी मेंटल एक्टिविटी को भी एनहांस करती है, उसे आगे बढ़ाती है। स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारा अपना एक इंफ्रा तो है ही है, इसके साथ साथ हमने क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया की टॉप ब्रांड है स्पोर्ट्स गुरुकुल, उससे भी हमने टाई अप किया हुआ है और उनके पास काफ़ी क्रिएटिव फन फील्ड एक्टिविटीज़ है कि स्पोर्ट्स में एंथुजियाज्म और जो भी उसका हार्डवर्क है उसके साथ साथ हम उसको फ़न लर्निंग कैसे बनाएं, उसके लिए हमने स्पोर्ट्स गुरुकुल से टाई अप किया हुआ है। मैं ऐसा सोचता हूँ, एक शेर है जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि खिलाड़ी हौसला कर बुलंद अपना, जुनून को ले जा उस सरहद पर कि दरिया भी तुझसे रखे आशा, तो हरा दे समंदर को तरकर। तो हम स्पोर्ट्स को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव है और हमारे पास में काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स है। आई कैन से हमारे पास अराउंड 50 डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स होगी, बहुत सारे स्टेट के सिलेक्शंस होंगे, नेशनल के सिलेक्शंस है और बहुत सारे गेम्स में हम लोगों ने उसको अचीव किया है और हमारे बच्चों ने बहुत हार्डवर्क किया है, हमारे कोचेज़ ने हार्डवर्क किया है। और लाइफ का मेरा एक फंडा भी है एंड दिस इज़ अ कोट विच इज़ वेरी नियर टू माई हार्ट पर्टिकुलरली, जो मेरे दिल के करीब है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, लाइफ में भी लागू है। चेंज द गेम, डोंट लेट द गेम चेंज यू। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी, और उस तरह का आपका जिसे हम पहले कहते थे सिद्धहस्त, उतना स्किल्ड आपको होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू चेंज द एंटायर गेम एंड दैट इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। हेमेंद्र जी, ये एक और हमारा अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और ये कोविड का जो सडन लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा रुक गया था एंड वी हैव री स्टार्टेड इट अगेन। ये मेरे हिसाब से राजस्थान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उदयपुर संभाग का ये पहला स्कूल होगा जहाँ पर रूफटॉप स्विमिंग पूल होगा। ये स्विमिंग पूल हम रूफटॉप बना रहे हैं और हम जल्दी इसे कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को स्विमिंग के साथ साथ एन्जॉय, एंटरटेनमेंट और एक अलग फील भी होगा कि हम रूफटॉप पर हैं और ये नेचर के साथ भी वो कनेक्टेड रहेंगे। जहाँ क्रिएटिविटी की बात है, वहीं पर मैं आपको अब एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो अगेन CBA का एक यूनिक फीचर है और वो चुनिंदा जगह पर पाया जाता है। राजसमंद में तो शायद अपने यहीं पर है। सो अगेन वी आर गोइंग टू शो यू द प्रोजेक्ट। उस यूनिक फीचर की तरफ चलते हुए एक नज़र हम ये डाल सकते हैं। ये हमारा गार्डन है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये उनका मल्टीप्ले स्टेशंस है और भी स्टेशंस लगे हुए हैं उनकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए गार्डन के चारों ओर। ये हमारा वो सबसे बड़ा USP है जो मुझे लगता है संभाग में बहुत चुनिंदा जगह पर होगा। ये हमारा हॉर्स राइडिंग का पूरा एरिना है और वो स्टेबल्स हैं जहाँ पर हॉर्सेस रहते हैं और बच्चे जो मैंने आपको बताया था एकेडमिक्स,
के साथ साथ स्पोर्ट्स और अदर जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, उसमें हमारा ये एक बहुत बड़ा, जिस पे हमें प्राउड भी होता है, हॉर्स राइडिंग का कैंपस है। इसके लिए हमने HLA यहाँ पर जो धर्मवीर सिंह जी की HLA कंपनी है वो, और हॉर्स इंडिया अजीत सिंह जी की जो एक नेशनल लेवल की कंपनी है, उनसे टाई अप कर रखा है। और बच्चे बहुत अच्छी तरह से ट्रॉट है, राइजिंग है, तो वो जो अलग अलग स्टेप्स में जितना उनको हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस है, और काफ़ी हॉर्स राइडर्स हमने तैयार किए हैं, वो नियरली आप मान के चलें हमारे यहाँ से 100-150 बच्चे हॉर्स राइडिंग अच्छे से कर लेते हैं। मैंने आपको एकेडमिक्स के बारे में बताया, स्पोर्ट्स के बारे में बताया, कल्चरल एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। अब हम एक यूनिक पार्ट पर आ रहे हैं। अगेन वही क्रिएटिविटी वाली बात है कि एंटरटेनमेंट, CBA को हम एक एजुटेनमेंट के रूप में डिज़ाइन कर रहे हैं। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, दैट इज़ एडुटेनमेंट, कि एजुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। तो ये हमने यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट हॉल हमने बनाया है। कल्चरल एक्टिविटीज़, स्मॉल एक्टिविटीज़, इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो हमने मेन एक थीम प्रोजेक्ट किया वो ये है कि ये 3D थिएटर है, अपने आप में पहला थिएटर है। यहाँ डिजिटल डॉल्बी साउंड है और ये कंप्लीट 3D थिएटर है। हमने वहाँ 3D प्रोजेक्टर लगाया है, बच्चे यहाँ 3D मूवीज़ को एंजॉय करेंगे। एंटरटेनमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ हमने ये भी कर रखा है कि बायो के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, 3D वीडियोज़ हैं। स्पेस अगर हम बात करें, बच्चों का काफ़ी स्पेस के अंदर भी इंटरेस्ट होता है, उनके लिए थोड़ा सा वो एक फैंटेसी होती है स्पेस की। हमारी एक बच्चे का इसरो में भी इसरो के किसी कंपटीशन में बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ था। कुछ बच्चे होते हैं नासा के लिए भी सोचते हैं, तो वो सारा मॉड्यूल उनको यहाँ पर 3D में वो सारा एजुकेशन भी मिलेगा, और कभी कभी 3D मूवीज़ को भी एंजॉय करेंगे, कभी कभी वो 3D कंटेंट जो है उनके एकेडमिक से रिलेटेड है, चाहे वो बायो का हो, स्पेस का हो, फिजिक्स के कंसेप्ट हो, या जूनियर क्लासेस के उनकी राइम्स हो गई, वो सब भी वो 3D एटमॉस्फेयर में वो एंजॉय करेंगे। मेरा तो ये मानना है, और मैं बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि पढ़ाई एक बोझ नहीं है, अपितु एक कला है। जो सीख गया वो जीत गया। एजुकेशन इज़ एन आर्ट, एकेडमिक्स इज़ एन आर्ट। इफ़ यू लर्न यू कैन विन। और हम जीवन में सक्सेस होने के लिए हमें किसी भी चीज़ को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में एक आर्ट की तरह डेवलप करना चाहिए। तो हालांकि ये एपिसोड आप लोगों के सामने बड़ा ही छोटा आया, मगर बड़ी मेहनत की हमने, और जो मेहनत जहाँ से शुरू हुई ना, हम घूम फिर के वापस उसी ऑफिस में आ गए हैं। और इस तमाम कवायद के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं अब आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमको पूरा बताया कि हमारा कैंपस बड़े अच्छा है, हमारी क्लासेस खूबसूरत है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को हमने बड़े अच्छे से इन्वॉल्व किया है। उसके बाद आपने हमको ये भी बताया कि क्या क्या नए प्लान्स आने वाले हैं, क्या आपके स्पोर्ट्स और एजुकेशन को लेकर टाई अप हुए हैं। मगर इन सब तमाम चीज़ों के बाद तो सबसे बड़ा जो जिज्ञासा कहीं से पनपती है ना, तो वो ये है कि इस 12-13 साल के सफ़र में इतनी सारी चीज़ों से आपने हमको रूबरू करवाने के बाद इसका निचोड़ क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ, ये हमने जो किया है ना, उसका हमको फल ये मिला है, ये हम यहाँ पहुँचे हैं, ये देखिए आप। ये बहुत अच्छा आपने मुझसे कंक्लूज़न जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अंतिम सवाल आपका जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कंक्लूज़न की तरफ हम जा रहे हैं। एक टीचर की लाइफ में अगर रियल एसेट क्या होती है, निश्चित रूप से CBA आज जिस मुकाम पर है, राजसमंद की जनता जो हमें स्नेह देती है, नाथद्वारा की जनता जो हमें प्यार देती है, और जो हमारे प्रति एक सम्मान है, जो एक विश्वास है, वो तो हमारी बहुत बड़ी एसेट है ही है कि पेरेंट्स का हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट है। और मैं जितना ऐसा फीडबैक कलेक्ट कर पाता हूँ, तो फर्स्ट एक मन में लोगों की एक ललक रहती है कि CBA एक चार्म है और वहाँ जाना है। बट एक टीचर की लाइफ में जो मैं आपसे कह रहा था, उसकी सबसे बड़ी जो एसेट होती है, वो एसेट होती है कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कितने सक्सेसफुल हुए। हम जब कोचिंग पढ़ाते थे, तब भी हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे आज US में हैं, हमारे स्टूडेंट आज IITian हैं और वो काफ़ी फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं। उसी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स उस समय भी मेडिकल में गए, और वो रीज़न ये नहीं कि हमने उन्हें मेडिकल साइंस पढ़ाई है, उनमें अवेयरनेस जनरेट की, उनको करियर गाइडेंस, और आज ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस। जो आप निचोड़ पूछ रहे हैं CBA का 12-13 साल का, जिस पे मुझे पर्टिकुलरली प्राउड फील हो, और मैं सोचूं कि क्या निचोड़ है, वो निचोड़ ये है कि आज हमारे बच्चे एम्स नागपुर में, हमारी बच्ची है दर्शना, हमारा बच्चा IIT रुड़की से पास आउट हुआ है अभी, हमारा बच्चा IIT कानपुर से पास आउट हुआ है, तुषार मंगल, हमारा बच्चा दिव्यांशु कुमावत वो IIT मंडी
में है, हमारा बच्चा पारितोष सनाड्य IIT रुड़की में है, हमारा बच्चा कर्तव्य SMS मेडिकल कॉलेज में है, हमारा बच्चा रघुनंदन वो इंडिया की एयरफोर्स विंग में है, हमारा CBA का एलुमनी CBA का पास आउट बच्चा RNT उदयपुर में है, मेडिकल कॉलेज में तो है ही है बच्चे, मितांशी गोराना मेडिकल कॉलेज में है यहाँ पाली में। और अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हमारी बच्ची शिवानी साहू वो IIM रांची में है, हमारी बच्ची मानसी गुप्ता MIT पुणे में है, हमारे बहुत सारे बच्चे DU में हैं। कंटिन्यूसली एक सीरीज़ है कि 10th और 12th के जो परसेंटेज हैं वो आपके लिए एक प्राइमरी स्टेप है। ये भी एक तरह से लोगों में चर्चा का विषय रहता है कि 10th के परसेंटेज और 12th के परसेंटेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर बच्चा 10th में परसेंटेज, मैं दोनों को इक्वल मानता हूँ कि आपके 10th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज होने चाहिए और फंडामेंटल क्लियर करके होने चाहिए। अगर दो बच्चों ने 92% बनाए, सपोज़ कीजिए, एक ने पूरा सिलेबस पढ़ के बनाए और कंसेप्ट क्लियर करके बनाए और एक ने सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ के बनाए, तो आगे जाकर ये बच्चा सक्सेसफुल होगा। और 90, 94, 92% तो कॉमन बात हो गई आज की तारीख में। आप 10th और 12th के परसेंटेज के साथ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़िए, ये हमारे यहाँ का एक लक्ष्य है और वो सफल हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे एक फैशन एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कहाँ से करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमारी एक बच्ची नन्नी जागेटिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में, हमारा एक बच्चा आयुष लड्डा जो है वो NLU से है, अभी हमारा एक बच्चा कमलेश आसोलिया जो है वो बच्चा कॉलेज ऑफ कॉमर्स DU से है। तो आप कहाँ से लॉ कर रहे हैं, कहाँ से फैशन एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हमारे बच्चों को जाना है, मैं उनसे कहता हूँ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेज तक कैसे वो पहुँचें। चलिए, लगभग आपके स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके फ्यूचर से जुड़ी काफ़ी सारी बातें की हमने। अब आपसे मैं पूछता हूँ, CBA का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखो, भविष्य सारा ठाकुर जी के हाथ में है, ठीक है। हम अपने एफर्ट्स और कमिटमेंट्स को और बेटर करेंगे, उन पे खरा उतरेंगे। पर दो पंक्ति में अगर मैं कहना चाहूँ, अभी तो चंद साथी ही चले हैं, बनना कारवां बाकी है, जमी पर नापे हैं कुछ कदम, सारा आसमां बाकी है।